मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे या पृष्ठ रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री कहते किसे हैं? तो इसके अंदर अपन दो घटक देखते हैं कि एक होता है अधिशोषण घटना और एक होती है अवशोषण घटना। तो जो सरफेस केमिस्ट्री है वह अधिशोषण से रिलेटेड है, यानी अधिशोषण या एडजॉर्प्शन जिसको बोलते हैं अपन, ये क्या होता है, किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यह कोई द्रव, ठोस आदि की सतह का एक मुख्य गुण है। अधिशोषण किसका गुण है? द्रव और ठोस आदि का सतह का मुख्य गुण है। और यह प्रक्रिया जो होती है वह कुछ अणुओं या रेसिडुअल बलों के कारण होती है जो कि उसकी सतह पर लगते हैं, जबकि द्रव की सतह क्या होती है? तनी हुई तथा असंतृप्त हो। तो ऐसा ही ठोस अवस्था में भी होता है, यानी इसमें क्या होता है कि यह ठोस और द्रव की घटना है, सतह की घटना है। और इसमें क्या होता है कि इसके लिए, अधिशोषण के लिए, उन अणुओं के और सतह के बीच में कुछ बलों के कारण होती है जो कि उसकी सतह पर लगते हैं, जबकि द्रवों की क्या होती है? सतह तनी हुई और असंतृप्त होनी चाहिए। और ऐसा ही क्या होना चाहिए? ठोस अवस्था में भी होता है। तो ठोसों की सतह पर कुछ अवशिष्ट बल तथा मुक्त जो संयोजकताएं होती है वह सतह पर पाए जाने वाले अणु अथवा आयन इन सभी बलों को प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि जिस पदार्थ की सतह पर अणु आकर्षित होते हैं, यानी कि अणुओं का क्या होना? केवल उसकी सतह पर ही जमा होना, यानी कि इस प्रकार की ठोस की सतहों में आकर्षण की प्रवृत्ति होती है जब वे अन्य से संपर्क में आते हैं। तो सतह पर होने वाली यही घटना क्या कहलाती है? अधिशोषण या एडजॉर्प्शन कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रम में द्रव्य या ठोस पदार्थ के अणुओं की संख्या, सांद्रता उनके पृष्ठ पर अधिक होती है। यानी इसमें क्या होता है कि जो द्रव्य या अणु जो भी होते हैं, पदार्थ के अणु होते हैं, उनकी संख्या, उनकी सांद्रता उनके कहाँ होती है? पृष्ठ, यानी उसकी सरफेस पर सर्वाधिक होती है। अब अधिशोषण में दो होते हैं कि एक होता है अधिशोषक और दूसरा होता है अधिशोषी। जैसे सॉल्यूशन के अंदर होता है सोलवेंट और सोल्यूट, विलेय और विलायक, उसी प्रकार अधिशोषण के अंदर भी एक होता है एब्जॉर्बेंट और एक होता है एडसोर्बेट, यानी अधिशोषक होता है एक और दूसरा होता है अधिशोषी। तो अधिशोषक तो वह होता है कि जिस पदार्थ की सतह पर अणु क्या होते हैं? आकर जमा होते हैं या आकर्षित होते हैं, यानी जिस पदार्थ की सतह पर अणु आकर के जमा होते हैं उसको तो अपन क्या कहते हैं? एडसोर्बेंट। और जो पदार्थ आकर्षित होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? एडसोर्बेट कहते हैं या अधिशोष्य कहते हैं। तो अधिशोषण की घटना क्या होती है कि अधिशोष्य के अणुओं का अधिशोषक की सतह पर आकर्षित होना या आकर के जमा होना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषक यानी जिसकी सतह पर आकर के अणु जमा होते हैं, और अधिशोष्य जो पदार्थ उसकी तरफ आकर्षित होता है। जैसे अपने डायग्राम 6.1 के अंदर दे रखा है अधिशोषण को, यानी ये जो ब्लैक कलर का है ये क्या दर्शा रहा है? अधिशोषक को। और यहाँ पर इसकी सतह पर क्या हो रही है? अणुओं की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो जिसको अपन क्या कहते हैं? अधिशोष्य कहते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड और है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है कि अवशोषण जो होती है वह एक बुल्क या स्थूल घटना है, यानी अधिशोषण तो केवल सरफेस घटना है या फिर सतही घटना है, जबकि जो अवशोषण होता है ये बुल्क या स्थूल घटना है। इसके अंदर क्या होता है कि पदार्थ की सतह पर एसिमिलेट होते हैं, वे ठोस के प्रकार्य को गहराई तक भेजते हैं, यानी इसकी सतह पर और अंदर की तरफ दोनों तरफ समान रूप से वितरित होकर विलयन अथवा पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो अवशोषण की घटना में क्या होता है? विलयन का या पदार्थ का निर्माण होता है। यानी जैसे अपन ने डायग्राम में दे रखा है अवशोषण, यानी इस पर क्या होते हैं? जो कण होते हैं या अणु होते हैं उनकी कंसंट्रेशन सतह पर अधिक न होकर के उसके अंदर की तरफ समान रूप से वितरित रहती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि ये दोनों प्रभावों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, यानी इस प्रकार इस सतह पर कुछ अणु स्वांगीकृत होते हैं जो प्रकार्य में प्रवेश करते हैं, और ये दोनों प्रक्रम साथ साथ ही चलते रहते हैं। यानी कि अधिशोषण और अवशोषण की घटना क्या होती है?
एक दूसरे के साथ साथ चलती है, तो इसको अपन यह क्या कहते हैं, धारणा, इसको अपन कहते हैं शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, शोषण। अधिशोषण और अवशोषण की घटना दोनों प्रक्रम साथ साथ चलने के कारण इसको अपन क्या कहते हैं, शोषण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जियोलाइट द्वारा गैसों को ग्रहण करना। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन चारकोल द्वारा शोषित कर ली जाती है, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके कहलाते हैं, शोषण के एग्जाम्पल कहलाते हैं। जैसे अपन ने ये डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या है, अधिशोषण भी है और अवशोषण भी है, तो दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, शोषण कहलाता है। अब ये है कि अगर पहले अपनी सतह पर संघनित होते हैं तो वह अधिशोषण, और कुछ समय पश्चात क्या होता है कि हाइड्रोजन चारकोल के वास्तविक विलयन के अंदर तक विस्तृत होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि चारकोल उतना ही अधिशोषित होता है जितना कि हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है। तो ये दोनों घटनाएं क्या हो गई, साथ साथ हो रही है, इसलिए यह शोषण का उदाहरण है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अधिधारण। अधिधारण क्या होता है, यह भी एक तरह से शोषण के समान ही होता है, परंतु इसमें क्या होता है कि गैसें केवल ठोस धातुओं के द्वारा ही शोषण के लिए प्रयुक्त ली जाती है। यानी अधिधारण में क्या होता है, केवल ठोस धातुओं पर ही गैसों का अधिशोषण होता है या फिर इसमें शोषण होता है। तो अधिशोषण और अवशोषण में जब अपन अंतर देखते हैं तो अधिशोषण क्या हो जाएगी, अपनी सतही घटना है, और जबकि अवशोषण क्या है, स्थूल घटना है। तो इसमें अधिशोषण में केवल ठोस और द्रव की सतह का गुण है, जबकि इसमें क्या होता है, ठोस अथवा द्रव और निकाय में पदार्थ इस समान रूप से वितरित रहता है। नेक्स्ट जो है, अधिशोषण में क्या होता है कि अणुओं की सांद्रता सतह पर सर्वाधिक होती है। अवशोषण में क्या होती है, सांद्रता सभी जगह एक समान रहती है। अगला है, अधिशोषण में साम्य शीघ्र ही स्थापित हो जाता है, जबकि अवशोषण में क्या होता है कि जब विलयन एक समान सांद्रता होती है उसके अंदर, तो धीरे धीरे उसमें टाइम लगता है, तो साम्य जो होता है वह धीरे धीरे स्थापित होता है। अधिशोषण जो घटना होती है वह ऊष्माक्षेपी होती है, यानी जैसे ही कोई कण सतह पर आकर के जमा होगा तो उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होगी, जबकि अवशोषण जो होती है वह ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है। अधिशोषण की घटना क्या होती है, तीव्र गति से होती है, और अवशोषण धीमी गति से होता है। नेक्स्ट है कि जब x/m यानी गैसों की मात्रा को दाब तथा सांद्रता के साथ आलेखित करते हैं, तो करने पर इसमें क्या होता है, वक्र प्राप्त होता है। जबकि इसमें क्या होता है कि जब इनको गैसों की सांद्रता या मात्रा को जब अपन दाब या सांद्रता के साथ आलेखित करते हैं तो उसमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, यानी कि उसका क्या होता है कि अंदर तक उसके समान वितरण रहता है, जबकि इसमें क्या होता है, कर्व्ड डायग्राम प्राप्त होता है। तो ये था अधिशोषण और अवशोषण में डिफरेंस। नीचे अपन ने उदाहरण दे रखे हैं अधिशोषण और अवशोषण के, जैसे जलवाष्प है, नॉन एक्वस कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा अवशोषित की जाती है, जबकि सिलिका जेल के द्वारा यह अधिशोषित की जाती है। यानी कि जो वाटर वेपर है वह नॉन एक्वस कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा तो अवशोषित की जाती है, यानी यहाँ पर तो अवशोषण की घटना होती है, जबकि सिलिका जेल के द्वारा यह अधिशोषण की घटना दर्शाती है। इसी प्रकार अमोनिया है जो चारकोल के द्वारा तो अधिशोषण दर्शाता है, जबकि जल में ये क्या होता है, अवशोषित होकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो यानी कि जैसे जैसे अपन इसकी चेंज कर लेते हैं कंपोनेंट, तो उसमें क्या होता है कि उसकी प्रवृत्ति भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है अधिशोषण की नाम पद्धति। इसमें क्या होता है कि जो सतह पर पाए जाने वाले, अब अपने को पता है कि विलयन के जैसे इसमें भी विलेय और विलायक, जैसे विलयन में विलेय और विलायक होते हैं, उसी प्रकार अधिशोषण के अंदर भी अधिशोषक और अधिशोष्य होते हैं। तो इनकी नाम पद्धति के लिए अपन ने देखा कि जब सतह पर पाए जाने वाले जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं, और जो पदार्थ अधिशोषित होते हैं वे अधिशोष्य कहलाते हैं। यानी कि जिसकी सतह पर तो अधिशोषण होता है उसको तो अपन क्या कहते हैं, अधिशोषक, और जो पदार्थ अधिशोषित होता है उस सतह पर आकर के उसको अपन क्या कहते हैं, अधिशोष्य। तो दो प्रावस्थाओं को अलग करने वाली जो सामान्य सतह है
वो कहलाती है उसकी मध्यावस्था। जैसे अपन ने पीछे डायग्राम में देखा था कि अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में एक सामान्य सतह होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, इंटरफेस या मध्यावस्था कहते हैं। अब यह है कि जहाँ पर अधिशोषित अणुओं की सांद्रता कम और अधिक भी हो सकती है। यदि मध्यावस्था पर सांद्रता अधिक है तो उसको अपन क्या कहते हैं, पॉजिटिव अधिशोषण कहते हैं, और यदि सांद्रता कम है तो उसको अपन क्या कहते हैं, नेगेटिव अधिशोषण कहा जाता है। इसी प्रकार अगर जिसमें ठोस की सदस्य अधिशोषित पदार्थों को अगर हटा दिया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन या विशोषण कहते हैं। तो अधिशोषण की नाम पद्धति में अधिशोषण जो होता है अधिशोषक और अधिशोष्य इन दो से मिलकर बना होता है, और इन दोनों के बीच में एक सामान्य सतह होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, मध्यावस्था या इंटरफेस कहते हैं। अगर इंटरफेस पर सांद्रता अधिक है तो उसको अपन पॉजिटिव अधिशोषण, और अगर कंसंट्रेशन कम है तो उसको अपन नेगेटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। और इसके विपरीत, अधिशोषण के विपरीत, अगर सतह से अगर अपन पदार्थों को, अधिशोषित पदार्थों को हटा देते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन या विशोषण कहलाता है। तो कुल मिलाकर के ये पता चलता है कि अधिशोषण क्या होता है कि जो जितना क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, यानी अधिशोषक का जितना अधिक क्षेत्रफल होगा, अधिशोषण की प्रक्रिया उतनी ही अधिक होती है। तो क्षेत्रफल कब ज़्यादा अधिक होता है, जब उसके कण छोटे हो या कोलाइड आकार के हो। तो इसी कारण क्या होता है कि जो कोलाइड होते हैं वह उत्तम अधिशोषक कहलाते हैं, क्योंकि उनका आकार क्या होता है, छोटे होने के उपरांत भी इनमें प्रति इकाई द्रव्यमान सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है, और क्षेत्रफल अधिक होने से वह ज़्यादा से ज़्यादा कणों को अपने ऊपर अधिशोषित कर सकता है। तो अधिशोषण का क्या होता है कि क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अधिशोषण उतनी ही अधिक होगा, और इसके लिए सबसे बेस्ट जो अधिशोषक माना जाता है वो क्या होता है, कोलाइड, क्योंकि उसका आकार क्या होता है, छोटा होने के उपरांत उसका जो सतही क्षेत्रफल होता है, प्रति इकाई द्रव्यमान सतह का जो क्षेत्रफल होता है वह अधिक होता है, और क्षेत्रफल अधिक होने से क्या होता है कि वह उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिशोष्य के कणों को अवशोषित कर सकता है, अधिशोषित कर सकता है। अब है अधिशोषण के अभिलक्षण की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन। अधिशोषण क्या होती है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। इसमें बाहर से किसी प्रकार के कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है अधिशोषण क्या होती है, सभी प्रकार की सतहों में पाया जाता है। ठोस द्रव में भी है, द्रव में भी होता है, ठोस गैस में भी होता है, द्रव गैस में भी होता है, ठोस के अंदर भी होता है। तो इन पांचों में से गैस ठोस और द्रव ठोस मध्य अवस्थाओं में अधिशोषण अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि अधिशोषण जो होता है वह सभी प्रकार की सतहों पे होता है, लेकिन इनमें भी किसी में कम और किसी में ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो होता है अधिशोषण वह होता है गैस ठोस में, और द्रव ठोस मध्यावस्थाओं में अधिशोषण सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कि अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है अधिशोषण, तो इसमें क्या होगा कि डेल्टा जी का मान क्या होता है, कम होता है, यानी डेल्टा जी का मान क्या होता है, लगातार ऋणात्मक होता जाता है। यदि और अधिक अधिशोषण होगा तो डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और इस अवस्था में क्या होता है, साम्य स्थापित होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अधिशोषण के अंतर्गत क्या होता है कि निकाय की जो फ्री एनर्जी होती है वह कम होती है, और यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के अंतर्गत क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है अधिशोषण लगातार होता है, और डेल्टा जी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता जाता है। अगर और अधिक अधिशोषण होगा तो डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और इस अवस्था में क्या होता है, साम्य स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या अभिलक्षण जो है वह है कि अधिशोषण प्रक्रम के अंतर्गत क्या होता है कि गैसों की जो स्वतंत्रता की कोटियाँ होती है या डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वह घट जाती है, क्योंकि गैस से मुक्त अवस्था में परिवर्तित होकर अधिशोषित फिल्म को बनाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, निकाय की एंट्रोपी भी घट जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अधिशोषण होगा तो क्या होगी, गैसें सतह पर जमा होगी तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि मुक्त अवस्था से परिवर्तित होकर वह अधिशोषित फिल्म को बनाती है। यानी गैसें हमेशा क्या रहती है, मुक्त अवस्था में रहती है। जब वह अधिशोषित होगी
तो वह अधिशोषित या एडजॉर्ब्ड फिल्म का फॉर्मेशन करती है, यानी व्यवस्थित हो जाती है, जिससे उसकी एंट्रोपी क्या होती है, घटती है। क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है, किसी भी पदार्थ की अधिकतम अव्यवस्था या फिर अव्यवस्था का माप ही उसकी क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है। तो गैसें जैसे जैसे अधिशोषित होगी तो वह क्या होगी, व्यवस्थित होगी, यानी उनकी अव्यवस्था कम हो जाएगी, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं मुक्त अवस्था में न रहकर एक दूसरे से बंध जाती है, जिससे उसकी एंट्रोपी क्या होती है, कम हो जाती है। और एंट्रोपी जो होती है वह ताप के साथ उसकी ऊष्मा में परिवर्तन को दर्शाती है। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज जो समीकरण है थर्मोडायनेमिक सेकंड के अकॉर्डिंग, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, और डेल एस की जगह अपन क्या कर सकते हैं, या फिर टी डेल एस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू रख सकते हैं, या फिर डेल एच को अपन इधर ले आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, और डेल एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल एस। यहाँ डेल्टा जी होगी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा एच जो होगा वह ऊष्मा में परिवर्तन को दर्शाता है, और डेल्टा एस जो होता है वह एंट्रोपी में परिवर्तन को दर्शाता है। तो जैसे जैसे मुक्त ऊर्जा की मात्रा अधिशोषण में क्या होती है, घटती है, वैसे वैसे डेल्टा एच का मान भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। क्योंकि एंट्रोपी का मान घट रहा है तो इसका मान भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो अधिशोषण प्रक्रम क्या होता है कि इससे ये स्पष्ट होता है कि अधिशोषण जो प्रक्रम होता है वह निश्चित रूप से कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, या फिर इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट जो लक्षण है इसके वो है कि असंतुलित बल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ की सतह के अणुओं पर कार्य करते हैं और गैसों के अणुओं के अधिशोषण को आंशिक रूप से क्या कर देते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं अपन कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो थी अधिशोषण की में क्या क्या लक्षण होते हैं। अब है फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, यानी अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट जो कारक है वह है टेम्परेचर। लासातेलिया के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि यदि टेम्परेचर में कमी आती है तो अधिशोषण बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो अधिशोषण कम होता है। यानी अधिशोषक तथा अधिशोष्य का जो अधिशोषण होता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्योंकि टेम्परेचर जब अपन बढ़ाएंगे तो उसकी सतह से कण क्या हो जाएंगे, मुक्त चले जाएंगे, यानी फ्री हो जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे, तो उससे अधिशोषण कम होगा, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो अधिशोषण ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगला है दाब। किसी गैस और दिए गए अधिशोषक का अधिशोषण दाब पर निर्भर करता है। अकॉर्डिंग टू लासातेलिया रूल के अकॉर्डिंग है कि यदि दाब बढ़ता है तो अधिशोषण भी बढ़ेगा, और दाब घटता है तो अधिशोषण भी घटेगा। यानी कि जब अपन दाब बढ़ा देंगे तो उसकी सतह पर क्या हो जाएगा, अधिशोषण बढ़ेगा, और दाब घटेगा तो अधिशोषण भी क्या होता है, घटता है। अगर स्थिर ताप पर अधिशोषण का दाब में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है कि जब अपन उसको आलेख को दर्शाते हैं तो हमें एक वक्र रूप में प्राप्त होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, आइसोथर्मल अधिशोषण कर्व कहते हैं। नेक्स्ट है अधिशोषक और अधिशोष्य की प्रकृति। तो अधिशोषण की घटना जो है वह अधिशोषक और अधिशोष्य के नेचर पर भी डिपेंड करती है। यानी अधिशोषित गैस की मात्रा या अधिशोषक तथा गैस अधिशोष्य की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। जैसे SO2 है, अमोनिया है, HCl है, CO2 है, आदि गैसों के लिए क्या होता है, वान डेर वाल बल तथा आणविक बलों का मान जो होता है वह नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसों से क्या होता है, अधिक होता है। यानी इनमें वान डेर वाल बल अधिक होते हैं। तो अतः ये गैसें क्या होती है, आसानी से क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है, जिनमें वान डेर वाल बल अधिक होता है। यानी इन गैसों के लिए वान डेर वाल बल अधिक होते हैं तो ये आसानी से लिक्विडिफाई हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है, द्रवित हो सकती है। इसका अधिशोषण भी क्या होता है, अधिक होता है। तो कहने का मतलब है जो गैसें आसानी से द्रवित होती है उनमें अधिशोषण अधिक होता है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि आसानी से द्रवित होने वाले गैसों का क्रांतिक ताप अन्य गैसों के क्रांतिक ताप से अधिक होता है, इसीलिए ये अधिक अधिशोषित होती है, अवशोषित होती है। अतः गैसें का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। कहने का मतलब ये है कि जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है
तो उनका क्या होता है, क्रांतिक तापमान से अधिक होता है। क्रांतिक तापमान क्या होता है, अन्य गैसों से अधिक होता है। और जिन गैसों का क्रांतिक तापमान अधिक होगा उनका अधिशोषण भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। तो जितना अधिक क्रांतिक तापमान होगा अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट है अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल। अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल का मतलब है कि जितना अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या सतही क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसीलिए कोलाइड या पाउडर अधिक गैसों को सोखकर पदार्थों का निर्माण करते हैं, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह अधिक होता है। और क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा तो उसमें अधिशोषण की घटना भी उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है केमिकल एडजॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि यदि रासायनिक बल गैस के अणुओं को अधिशोषक की सतह पर बांधे रखते हैं या थामे रखते हैं या उसको जोड़े रखते हैं तो इस प्रकार के अधिशोषण को अपन क्या कहते हैं, कीमीसॉर्प्शन कहते हैं या केमीसॉर्प्शन कहते हैं या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं या रासायनिक शोषण कहलाता है। अब इसमें जैसे अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन का अधिशोषण, निकिल पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, तो ये सारे के सारे रासायनिक अधिशोषण के गुण कहलाते हैं। रासायनिक अधिशोषण में जब अपन गुण देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक जो शोषण की जो ऊर्जा की मात्रा होती है वह अत्यधिक होती है, यानी लगभग 400 किलो जूल प्रति मोल होती है। और ये बल जो होता है यानी रासायनिक बल रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊर्जा के तुल्य होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि अधिशोष्य का दाब बढ़ने के साथ रासायनिक अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जबकि जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें क्या होता है कि दाब बढ़ने पर उसकी अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। इसी प्रकार है कि रासायनिक शोषण में क्या होता है कि यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है और इसका नेचर क्या होता है, इरिवर्सिबल नेचर होता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रासायनिक शोषण और भौतिक शोषण में अंतर क्या होता है। तो भौतिक शोषण में क्या होता है कि यह अत्यधिक विशिष्ट नहीं होता, जबकि रासायनिक शोषण क्या होता है, अत्यधिक विशिष्ट होता है, क्योंकि सभी ठोस सतहों पर या तो अधिक या फिर कम मात्रा में गैस अधिशोषित होती है। जबकि इसके अंतर रासायनिक शोषण में क्या होता है कि गैस उसी ठोस के साथ अधिशोषित होती है जिसके साथ वह रासायनिक बंध से या रासायनिक बल के रूप में जुड़ी सके। नेक्स्ट होता है कि यह जो भौतिक शोषण होता है वह क्या होता है, कुछ पल के लिए गतिशील होता है, जबकि इसकी गति जो रासायनिक शोषण होता है उसकी गति क्या होती है, अत्यंत कम होती है और रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति पर यह डिपेंड करता है। अगला है जो भौतिक शोषण होता है वह उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, जबकि रासायनिक शोषण जो होता है वह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। इसी प्रकार जो फिजिकल शोषण है उसके अंदर क्या होती है, ऊष्मा की मात्रा कम होती है, जबकि केमिकल या रासायनिक शोषण में ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, जो कि रासायनिक बलों का मान सम्मान होता है और रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त करते हैं। लगभग 400 किलो जूल प्रति मोल के बराबर होती है। जो भौतिक शोषण है उसका मान क्या होता है, दाब बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, जबकि रासायनिक शोषण में क्या होता है कि उसका दाब बढ़ने पर रासायनिक शोषण का मान घटता है। जब अपन गैस की मात्रा और टेम्परेचर के मध्य ग्राफ खींचते तो इसमें एक वक्र प्राप्त होता है, इसमें एक स्लोप प्राप्त होता है, जबकि इसके अंदर एक कर्व प्राप्त होता है। तो ये इसको दर्शाते हैं कि इसमें तो क्या होता है कि गैसों की मात्रा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है, जबकि रासायनिक शोषण में क्या होता है कि एक निश्चित मात्रा तक तो वो बढ़ती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उस एक्टिवेशन एनर्जी के बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसकी मात्रा कम होती जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि उच्च तापक्रम पर होता है और पहले तापक्रम बढ़ने से रासायनिक शोषण का मान क्या होता है, बढ़ता है और धीरे धीरे एक निश्चित सीमा के पश्चात उसमें कमी आती है, जबकि इसमें क्या होता है कि भौतिक शोषण जो होता है वह टेम्परेचर के साथ निरंतर घटता जाता है।
अगला है कि जो भौतिक शोषण होता है वह मल्टीलेयर अवस्था संभव होती है, जबकि इसमें यूनिलेयर का निर्माण होता है। और भौतिक शोषण संपूर्ण सतह का फलन होता है, जबकि केमिकल शोषण जो होता है वह एक विशिष्ट दिशा से होता है और किसी एक्टिव साइट पर ही होता है। भौतिक शोषण के लिए किसी प्रकार की एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, जबकि केमिकल या रासायनिक शोषण के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। और भौतिक शोषण के लिए इस ऊर्जा का जो मान होता है वह 40 किलो या 40 किलो जूल प्रति मोल से कम होता है, जबकि केमिकल अधिशोषण के अंदर इसका मान जो ऊर्जा का मान होता है वह 40 से 100 किलो जूल पर मोल होता है। तो ये था भौतिक और रासायनिक शोषण के मध्य डिफरेंस।